विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे हरिशंकर परसाई द्वारा लिखा गया एक व्यंग्य पाठ प्रेमचंद के फटे जूते। इसका भाग फर्स्ट देखते हैं। देखो पहला भाग, प्रेमचंद का चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। कनपट्टी चिपकी है, गालों की हड्डियां उभरी हुई है, घनी मूंछें चेहरे को भरा भरा बदलाती है। पाँव में कैनवास के जूते हैं जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं। पैरों के अंदर जो जूते पहने हुए हैं उनकी जो डोरियां हैं, लेस है, वो अच्छी तरह से बंधी हुई नहीं, बेतरतीब यानी जैसे तैसे बंधा हुआ है। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर लोहे की पतरी निकल जाती है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है। तब बंद कैसे भी कस दिए जाते हैं। लापरवाही के कारण जो अपन देखते हैं डोरी होती है अपने जूतों की, उसके आगे जो लोहे की पतरी लगी हुई होती है, वो पतरी हट जाती है, टूट जाती है, तो फिर उसको जूतों में पिरोने में दिक्कत आती है, तो वो बेतरतीब यानी जैसे तैसे बांध दिए जाते हैं। दाहिने पांव का जूता ठीक है, मगर बाएं पांव के जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है। दाहिने पैर का जूता ठीक है, लेकिन बाएं पैर के जूते की उंगली बाहर निकल आई है, वो फटा हुआ है। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई। सोचता हूँ फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। मेरी नजर इसके ऊपर टिकी हुई है। सोचता हूँ कि यदि फोटो खिंचाते समय व्यक्ति अपने अच्छे कपड़े पहनता है, तो यहाँ पर यदि इनकी ये पोशाक है, अच्छे से अच्छी ये पोशाक है, तो ये सामान्य कैसी पोशाक पहनते होंगे। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है, ये जैसा है वैसा ही फोटो में खींच जाता है। अर्थात ये भी है कि प्रेमचंद जैसे थे, दिखावा नाम मात्र का भी नहीं था उनके पास, तो जैसे थे वैसे ही वो सामने आ जाते हैं। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ। क्या तुम्हें मालूम है, मेरे साहित्यिक पुरखे की तरह तुम्हारा जूता फट गया है, उंगली बाहर दिख रही है। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ, यानी प्रेमचंद के चेहरे की ओर देखते हुए लेखक कहता है कि मैं आपके चेहरे पर देखता हूँ और कहता हूँ मेरे साहित्यिक पुरखे यानी पुराने पूर्वज, साहित्य की रचना करने वाले पूर्वज, आपके जूता फट गया, उसमें से उंगली बाहर आ गई है। क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है? जरा लज्जा, संकोच या झेप नहीं है? जरा यानी थोड़ी सी भी आपको लाज नहीं आती? मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। बेपरवाही यानी कोई परवाह नहीं है और बड़ा भरोसा है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा, तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में क्लिक करके फोटोग्राफ ने थैंक यू बोल कह दिया होगा। विचित्र है ये अधूरी मुस्कान। यह मुस्कान नहीं, उसमें उपहास है, व्यंग्य है। अब देखो, जब कह रहे हैं कि आपको फोटोग्राफर ने कहा होगा रेडी प्लीज, तो उस समय आप अपने अंदर गहरे कुएं में चिंताओं में डूबी हुई उस मुस्कान को बाहर लाने की कोशिश कर रहे थे, तभी उसने क्लिक कर दिया और थैंक यू बोल दिया होगा। यानी आप हंस भी नहीं पाए, मुस्कुरा भी नहीं पाए, और आपकी जो थोड़ी बहुत मुस्कुराहट दिख रही है वो भी उपहास है, व्यंग्य है। यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है? यह कैसा आदमी है? यानी प्रेमचंद ने अपने समाज की, अपने आसपास के परिवेश की, यथार्थ की घटनाओं का वर्णन अपनी कहानियों में, उपन्यास के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से खूब किया है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि खुद इस प्रकार की वेशभूषा में रहते हैं और दूसरों पर हंस रहा है। फोटो भी खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या न खिंचाते। आपको फोटो ही खिंचवाना था तो कवि हरिशंकर परसाई कहते हैं कि आप या तो फोटो खिंचवाते ही नहीं, या खिंचवाते तो अच्छी पोशाक तो पहन लेते। फोटो में खिंचाने से क्या बिगड़ता है? शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे। आपका जो फोटो है आपने नहीं खिंचवाया होगा, शायद आपकी पत्नी का आग्रह रहा होगा, उन्होंने निवेदन किया होगा, इसलिए चल भाई कह के बैठ गए होंगे। मगर ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी का मतलब है दुर्घटना या घटना कह सकते हैं, कि आदमी के पास फोटो खिंचाने को भी जूता ना हो। ये बड़ी एक दुर्घटना होती है। कह सकते हैं अपन बुरे दिन के आदमी के पास में एक फोटो खिंचाने के लिए जूते भी नहीं थे। मैं तुम्हारी ये फोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग्य मुझे एकदम रोक देता है। मैं आपके इस फोटो को देखकर आपकी जो
गरीबी है, आपकी जो दशा है, दीन दशा, उसको देखकर तो मेरी आंखों में आंसू आते हैं। लेकिन आपकी फोटो पर जो मुस्कान है, उस मुस्कान को मैं देखूं तो मेरे इस रोने को भी, आंसुओं को भी रोक लेती है। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते, समझते होते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। तुम फोटो का महत्व नहीं जानते हो। तो यदि फोटो का महत्व जानते होते तो क्या करते, फोटो खिंचवाने के लिए थोड़ी देर के लिए किसी से जूते मांग कर भी ले सकते थे, ले लेते। लोग तो मांगे कि कोट से वर दिखाई करते हैं। लोग तो क्या करते हैं, अपनी शादी के लिए किसी दूसरे का कोट लेके आ जाते हैं और मांग कर क्या देते हैं, बुलाइए, और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं और मांग कर लाते हैं गाड़ी और उससे बारात लेके चले जाते हैं। फोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है। मतलब व्यंग्य में कवि ने कहा है कि फोटो खिंचवाने के लिए कई बार दूसरों की पत्नी के साथ में खड़े रहकर भी फोटो खिंचवा लिया जाता है। ये एक व्यंग्य है। तुमसे जूते ही मांगते नहीं बने और आपने जूते ही किसी से नहीं मांगे। ये तो मांग कर अपना फोटो तो अच्छा सा खिंचवा लेते। तुम फोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं जिससे कि फोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की भी फोटो खुशबू देती है। अर्थात क्या कहा गया है कि लोग इत्र चुपड़कर यानी सेंट लगाकर फोटो खिंचवाते हैं ताकि ऐसा लगे कि फोटो में भी खुशबू आती रहे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब आपने क्या किया, गंदे से गंदा व्यक्ति होता है उसकी भी फोटो खुशबू देती है, अर्थात बड़ी सुहावनी होती है, सुंदर होती है। लेकिन आप तो अच्छे थे, आप अच्छे होने के बावजूद भी आपकी फोटो सही नहीं आ रही है। टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस जमाने में भी 5 रुपए से कम क्या मिलते होंगे। टोपी तो 8 आने में मिल जाती है, यानी सस्ती है। अर्थात अपनी इज्जत जो मान मर्यादा होती है, टोपी या पगड़ी, वो तो सस्ती है। और जूता उस समय भी 5 रुपए का रहा है। जूता यानी जिससे ठोकर मारी जाती है, जिसकी कोई इज्जत नहीं होती है, या कह सकते हैं कि इज्जत वाला सामान है वो सस्ता और बेइज्जती का सामान है वो महंगा। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। जूते की ठोकर जो अच्छे को लगती है, यानी अच्छे मार देते हैं, वो कई बार उसके सामने इज्जत नाकाफी होती है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां न्योछावर होती है। ये हालांकि राजनेताओं की ओर या बड़े रसूखदार लोगों की ओर बात की गई है कि एक जूते पर 2500 टोपियां न्योछावर होती है। अर्थात कई लोग, बड़े ऐसे जो राजनीतिक लोग होते हैं या बड़े धनवान लोग होते हैं, धनिक लोगों के सामने गरीब लोगों की पगड़ियां हमेशा टिकती रहती है, उनके ऊपर न्योछावर होती रहती है। तुम भी जूते और टोपी के अनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। यह विडंबना मुझे बहुत तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है। जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूं, तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग परिवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा फटा हुआ जूता है। फोटो में भी आपका एक फटा हुआ जूता है। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, यो ऊपर से अच्छा दिखता है। मेरा जूता भी, कवि कह रहा है कि मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, यानी मेरी भी स्थिति आप जैसी है, कोई ज्यादा अच्छी नहीं है, बेहतर नहीं है, लेकिन ऊपर से अच्छा दिखता है। उंगली बाहर नहीं निकलती है तो पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। लेकिन अंगूठे के नीचे, अर्थात जिसको मजबूती मिलनी चाहिए, जिसको सुरक्षा चाहिए, वो सुरक्षा मेरे पास नहीं है। मेरे ऊपर से दिखावा है। आज के संसार में कह सकते हैं कि दिखावा लोग ज्यादा करते हैं, वास्तविकता बहुत कम होती है। अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर रगड़ खा कर लहूलुहान भी हो जाता है। अंगूठा क्या होता है, पैर को सुरक्षा मेरा जूता प्रदान नहीं कर पाता, लेकिन आपका जूता आपको सुरक्षा प्रदान कर पाया है। आपने दिखावा नहीं किया, मैं दिखावा करता हूँ, इस कारण से मेरा जूता पैदे से फटा हुआ है और उंगली रगड़ खा कर लहूलुहान हो गई है, उसमें से लहू निकलता है, पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर उंगली बाहर नहीं दिखेगी, पूरा पंजा ही छिल जाएगा, पूरा तलवा जो जूते का वो चला जाएगा, लेकिन उंगली बाहर नहीं दिखाएंगे। अर्थात अपन अंदर ही अंदर बहुत सारी पीड़ाएं सहन कर लेते हैं, लेकिन बाहर दिखावा आजकल की जनता खूब करती है, आजकल के लोग खूब करते हैं। तुम्हारी उंगली दिखती है पर पांव सुरक्षित है, तुम्हारी उंगली दिखती है, आप दिखावा नहीं करते, लेकिन आपका पैर सुरक्षित है। मेरी उंगली ढकी है पर पंजा नीचे घिस रहा है, पंजा तो घिस रहा है, उंगली ढकी हुई है। अर्थात कवि लेखक यहाँ पर कहता है कि मैं दिखावा कर रहा हूँ, आप वास्तविक और यथार्थ जिंदगी जी रहे हैं। तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। आप तो पर्दे का महत्व नहीं जानते और हम पर्दे पर एक तरह से कुर्बान हुए जाते हैं, न्योछावर हुए जाते हैं। इस प्रकार से अपन ने आज हरिशंकर परछाई द्वारा लिखित ये पाठ प्रेमचंद के फटे जूते का पहला भाग पढ़ा। दूसरा भाग अपन अगले वीडियो पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।
धन्यवाद।